बबलू, ओ बबलू, कहाँ है मेरा राजा बेटा? आ गए जी आप। क्या बात है, आते ही अपने बेटे को ढूंढ रहे हो? अरे उसने मुझे मैगी लाने के लिए कहा था, वही लेकर आया हूँ उसके लिए। इसको भी ना जाने क्या ही मजा आता है ये चाइनीज आइटम खाने में। कभी से मैगी चाहिए तो कभी चाउमीन, कभी मंचूरियन तो कभी स्प्रिंग रोल। अब एक ही तो बेटा है हमारा, जो मांगता है दे दिया करो। अरे वाह, मैगी! माँ आप जल्दी से बना दो। फिर रीमा उसे जल्दी से मैगी बना कर देती है। अगले दिन विकास काम पर चला जाता है। विकास नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ता था और उसे बाजार में बेचकर कमाई करता था। उनका एक 7 साल का बेटा बबलू था। उन तीनों का छोटा परिवार था जो हंसी खुशी रहता था। एक बार लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही थी। विकास नारियल तोड़ने जाने लगा तो रीमा ने उससे कहा, सुनिए जी, बाहर बारिश बहुत तेज हुई है तो पेड़ पर जरा आराम से चढ़ना, सारे तने गीले होंगे। अरे तुम चिंता मत करो, ये तो मेरा रोज का काम है। मैं कोई नौसिखिया थोड़ी ना हूँ, बस मैं यूं गया और यूं आया। ये कहकर विकास काम पर निकल जाता है। कुछ देर बाद उसने काफी नारियल तोड़ डाले। वो और नारियल तोड़ ही रहा था कि तभी बबलू वहां पहुंचा। बाबा, बाबा! बबलू की आवाज सुनकर विकास का ध्यान उसकी ओर गया और उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो फिसलकर सीधा पेड़ से नीचे गिर गया। बाबा, बाबा! बबलू दौड़कर गांव के कुछ लोगों को बुला लाया। फिर गांव वालों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां विकास का ऑपरेशन हुआ। लेकिन अब वो अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो सकता था। अब क्या होगा रीमा? अब मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। अब हमारा घर कैसे चलेगा? आप चिंता मत कीजिए जी, ऊपर वाले ने जरूर कुछ न कुछ सोचा होगा। लेकिन कैसे रीमा? अब तो मैं अपाहिज हो गया हूँ। अब सब कैसे ही होगा? इससे तो अच्छा होता भगवान मुझे उठा ही लेता। ऐसा मत बोलिए, आप ही तो हमारी जिंदगी है। आपके बिना हम कैसे जी सकते हैं? विकास के इलाज में काफी पैसे खर्च हो गए। बचत के पैसे लगभग ना के बराबर रह गए। कुछ दिनों बाद विकास को घर लाया गया। मैं काम की तलाश में जाती हूँ, क्या पता कुछ काम मिल जाए। लेकिन तुम अकेली घर के काम और बाहर सब कैसे देख पाओगी? मुझे ऐसा कोई काम ढूंढना होगा जो मैं इस हालत में भी कर सकूं। लेकिन ऐसी हालत में आप क्या ही काम करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी मैं कुछ काम देख कर आती हूँ। ये कहकर रीमा काम की तलाश में निकल गई। वो कई फैक्ट्री और घरों में काम मांगने गई, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। हे भगवान, सुबह से शाम हो गई लेकिन मुझे कहीं कोई काम नहीं मिला। उदास मन से रीमा घर आ गई। आ गई माँ तुम। मैं और बाबा कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। हमें बहुत तेज भूख लगी है माँ। हाँ, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। क्या हुआ रीमा? बड़ी उदास लग रही हो। हर जगह काम ढूंढा जी, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। वैसे रास्ते में मैंने एक मोमोज वाले को देखा जिसके पास काफी भीड़ लगी थी। उसे देखकर तो मन किया अपना ही खुद का कोई काम शुरू कर दूं, लेकिन माँ आप खाने को कुछ बना दो ना। आज स्प्रिंग रोल खाने का बड़ा मन कर रहा है। बाबा जब कमाते थे तो मेरे लिए लेकर आते थे, लेकिन अब। ये सुन रीमा और विकास की आंखें भर आई। अरे तू दिल क्यों छोटा करता है, मैं अभी तेरे लिए स्प्रिंग रोल बना देती हूँ। इसके बाद रीमा मैगी को रोटी में भरकर उसके अंदर सॉस मिलाकर बबलू और विकास को खाने को देती है, जिसे खाते ही वो दोनों खुश हो जाते हैं। वाह माँ, ये स्प्रिंग रोल तो बहुत ही अच्छे बने हैं, बाजार से भी ज्यादा। और माँ के हाथों में तो वैसे भी जादू है। आपको पता है, एक बार आपने जो पास्ता बनाया था उसे खाकर मेरा दोस्त तो बहुत ही खुश हुआ था। वो तो ये तक कह रहा था कि वो दिल्ली शहर भी गया था अपने बाबा के साथ। हाँ, उसने ये पास्ता खाया था, लेकिन वो भी इतना अच्छा नहीं था जितना कि ये है। ये बात सुनते ही रीमा के दिमाग की घंटी बजी। कह तो तू ठीक रहा है, वैसे मैं भी तो अच्छा चाइनीज खाना बना लेती हूँ, तो क्यों ना मैं भी ये बनाकर बेचूं? तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हें कुछ नए तरह का चाइनीज खाना बेचना होगा। कैसा नई तरह का? जैसे चाइनीज पकौड़े, जिन्हें मंचूरियन बोलते हैं, वो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। अच्छा, वैसे बबलू तू बता, तुझे और क्या खाना पसंद है? मुझे तो मैगी और आपके हाथों का ये स्प्रिंग रोल बहुत पसंद है। अच्छा बबलू, जरा जाकर एक पैकेट मैगी तो ले आ। बबलू जल्दी से जाकर मैगी ले आया। रीमा ने उस मैगी को उबाला, फिर कढ़ाई में छानकर उसे सुखाने रख दिया। फिर कुछ देर बाद मैदे में मसाला गूंथकर उसकी छोटी छोटी रोली बना ली। फिर उस रोली में उस उबली हुई मैगी में मसाला डालकर भर दिया और उसे कढ़ाई में तल दिया और करारे होने के बाद बाहर निकाला। बबलू ने झट से वो उठाकर मुंह में डाल लिया। ये तो सचमुच स्वादिष्ट है। रीमा, तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट चाइनीज खाना बना लेती हो। अब से तय रहा, तुम इसी तरह का काम शुरू करो। मेरी सोने की अंगूठी रखी, उससे जरूरत का सामान ले आओ। रीमा ने बिल्कुल वैसा ही किया। अगले दिन उसने स्प्रिंग रोल, पास्ता, मैगी के पकौड़े बनाकर बेचना शुरू किया।
आइए आइए, 10 रुपए में चाइनीज खाना खाइए, आइए आइए। 10 रुपए में चाइनीज खाना ये सुनते ही ग्राहक उसके पास दौड़े चले आए। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी उसके ठेले पर आ गए और देखते ही देखते उसके हाथ का बना चाइनीज खाना खूब बिकने लगा। वाह आंटी, ये तो सचमुच बड़ा ही मस्त है। बहन जी, सच में इन स्प्रिंग रोल और मैगी के पकौड़ों का तो जवाब ही नहीं, ऊपर से दाम भी इतना कम। उस दिन उसकी खूब अच्छी कमाई हुई, लेकिन अब वो अकेले ठेले पर ग्राहक संभाले या गल्ला क्या क्या करती, इसलिए अब विकास भी उसकी मदद करने के लिए ठेले पर बैठने लगा और गल्ला संभालने लगा। अब बबलू भी उनकी मदद करने लगा। पूरा परिवार एक साथ एकजुट हो गया, तीनों मेहनत करने लगे। अब उनकी आमदनी अच्छी खासी होने लगी। उनका 10 रुपए का चाइनीज खाना दूर दूर तक फेमस हो गया। अब दूसरे गांव से भी ग्राहक उनके पास आने लगे। अब रीमा ने अच्छी जगह विकास का इलाज कराया। उम्मीद है अब ये जल्द ही अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। ये सुनकर सभी बहुत खुश हुए और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। अब विकास जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो गया और अब उनकी गरीबी भी दूर हो गई। शकुंतला देवी आज गंगा नहा गई क्योंकि आज उसके छोटे बेटे अर्जुन की भी शादी हो गई। अर्जुन का एक पैर खराब था क्योंकि बचपन में ही उसे पोलियो मार गया था, इसलिए वो लंगड़ा कर चलता था। अर्जुन की पत्नी रोहिणी एक गरीब परिवार से थी, इसलिए उसकी शादी उसके माता पिता ने अर्जुन से करवा दी। शादी के बाद रोहिणी की जेठानी अंजलि उससे बोली, रोहिणी, तेरे पति के कपड़े मेरी अलमारी में पड़े हैं, उन्हें अब वहां से हटा लो। बेकार में अलमारी में कबाड़ भरा है, लेकिन तुझ गरीब को तो दहेज में एक अलमारी भी नहीं मिली, तो फिर तुम अपने और अपने पति के कपड़े कहाँ रखोगी? कोई बात नहीं दीदी, आप दे दीजिए, मैं कहीं भी रख लूंगी। अगले दिन रोहिणी अपनी पहली रसोई बनाने गई, लेकिन तेल की बोतल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और सारा तेल जमीन पर गिर गया। हे राम, ये क्या किया? सारा तेल गिरा दिया। अरे सरसों के तेल के दाम भी पता है तुझे? सारा दिन तेरे जेठ जी मेहनत करते हैं, तब जाकर घर का राशन आता है। तेरे पति की तरह नहीं जो घर पर पड़ा रहता है और मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। और मायके में तुझे कुछ खाने को तो मिला नहीं होगा, तभी हाथों में जान नहीं है। चल अब जल्दी से इसे साफ कर। रोहिणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन पहले ही दिन उसे ये बात अच्छे से समझ आ गई कि घर की बागडोर उसके जेठ जेठानी के हाथ में है और घर उन्हीं की मर्जी से चलेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब घर के ज्यादातर काम रोहिणी ही करती। रोहिणी, कल मेरे बेटे हर्ष का जन्मदिन है, मैंने अपने मायके वालों को भी बुलाया है, तो तू कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना लेना। ठीक है दीदी, लेकिन खाने में बनाना क्या क्या है? मेरे मायके वाले तुम्हारे मायके वालों की तरह गरीब नहीं है, इसलिए जो कुछ भी बनाओ अच्छे से बनाना, समझी? अगले दिन अंजलि हर्ष के लिए केक लेने चली गई। कुछ देर बाद अंजलि के मायके वाले आ गए। रोहिणी ने सबके लिए समोसे, पकौड़े, चाउमीन और साथ में टमाटर का डोसा बनाकर तैयार कर लिया। उसने एक बार अपने मायके में टमाटर का डोसा बनाया हुआ था, जो सबको बहुत पसंद आया था। केक काटने के बाद उसने सबको वो सब खाने को परोसा, जिसे खाते ही अंजलि के भाई ने उससे कहा, वाह दीदी, क्या स्वादिष्ट व्यंजन है, और खासकर ये टमाटर का डोसा, ये तो लाजवाब है। पहली बार खाया है मैंने, लेकिन इसका स्वाद तो माइंड ब्लोइंग है। वैसे कौन से हलवाई से बनवाए हैं? बड़े ही गजब का स्वाद है तुम्हारे हलवाई में। अरे ये सब तो इस रोहिणी ने बनाया है। खैर चलो, ये भी अच्छा ही है। दोनों पति पत्नी में से तो कोई तो काम का निकला। आखिर कब तक ये लोग हमारे टुकड़ों पर पलेंगे? अर्जुन तो अपाहिज है, वो सारी उम्र बैठ कर ही खाएगा, इसलिए रोहिणी ही टमाटर का डोसा बनाकर बेच लाया करेगी। अपने मायके वालों के सामने अपनी देवरानी का मजाक बनाकर अंजलि हंसने लगी, लेकिन ये सुनकर रोहिणी की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। क्या हुआ रोहिणी? आज मुझे इस घर में आए हुए 7 महीने हो गए। जेठानी जी हमेशा मुझे जेठ जी के कमाने का ताना देती रहती है। आज उन्होंने अपने मायके वालों के सामने हमारी बेइज्जती कर दी। ये सुनकर अर्जुन गुस्से में आ जाता है और अंजलि से जाकर कहता है, भाभी, अब क्यों रोहिणी को सबके सामने सुनाती रहती हो? देखा आप लोगों ने कैसे कमरे में जाकर इसने अपने पति के कान भर दिए। अरे एक तो सारा खर्चा हम करें, ऊपर से इनकी बातें भी सुने। अब तो मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। मेरे मायके वालों के सामने इतना तमाशा बनाया, ये अपाहिज मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा। सुनो जी, चलो यहाँ से, मुझे नहीं रहना। बड़ी बहू, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? छोड़ना ये सब बातें। हाँ हाँ, आप भी हमें ही सुनाओ। चल बेटा हर्ष, हम नहीं रहेंगे यहाँ। दीदी, आपके पति कमाते हैं और आप बड़े हैं, इसलिए आप घर छोड़कर नहीं जाएंगी। अगर कोई जाएगा तो वो हम दोनों जाएंगे। ये सुनकर अंजलि खुश हो गई, क्योंकि वो यही तो चाहती थी। फिर वो दोनों घर छोड़कर चले गए। बूढ़ी शकुंतला मजबूर थी, वो चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाई।
कितनी अभागी थी रोहिणी, जो गरीबी के कारण उसे एक अपाहिज लड़के से शादी करनी पड़ी। पति को पत्नी का बोझ उठाना चाहिए, लेकिन आज रोहिणी को अपने पति का बोझ उठाना पड़ रहा था। वो काम ढूंढने एक ढाबे पर गई, जहां उसे बर्तन धोने का काम मिल गया। वो अर्जुन को बाहर बिठाकर बर्तन धोने लगी। अपनी पत्नी को ऐसे देखकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे तो जहर खाकर मर जाना चाहिए। आज मेरी बीवी को मेरी वजह से दूसरों के झूठे बर्तन धोने पड़ रहे हैं। अर्जुन को अपनी लाचारी पर गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद रोहिणी को उस ढाबे से 100 रुपए और दोनों के लिए बचा हुआ खाना मिल गया। दोनों ने पेट भरकर खाना खाया, फिर वहीं ढाबे के पास सड़क किनारे सो गए। कुछ दिनों के बाद से अब रोहिणी आसपास के घरों में भी झाड़ू पोछा बर्तन मांजने का काम करने लगी। अब उसकी कमाई थोड़ी बढ़ गई। उसने किराए पर एक छोटा सा कमरा ले लिया, जहां अब वो दोनों रहने लगे। खाना ढाबे से मिल जाता था, तो वहीं कुछ घरों से भी बचा खुचा खाना वो ले आती थी। ऐसे ही 2 साल बीत गए। एक रोज रोहिणी ने अर्जुन से कहा, सुनिए जी, थोड़ी थोड़ी बचत करके मैंने कुछ पैसे जोड़ लिए हैं। अब मैं खुद का कोई काम करना चाहती हूँ। लेकिन तुम क्या काम करोगी रोहिणी? सब कहते हैं मैं टमाटर डोसा बहुत अच्छा बनाती हूँ। सोच रही हूँ उसी का ठेला लगा लूं। वैसे भी कुछ अलग है तो लोग खाने जरूर आएंगे। बात तो तुम ठीक कह रही हो। हर्ष के जन्मदिन पर भी कितना स्वादिष्ट डोसा बनाया था तुमने। ठीक है, फिर मैं आज ही सामान लेकर आती हूँ। रोहिणी ने एक ठेला खरीदा और साथ में जरूरत का सारा सामान। फिर टमाटर का डोसा, सांभर और नारियल की चटनी के साथ बनाकर बेचने लगी। अर्जुन आवाज लगाकर ग्राहकों को बुलाने लगा। टमाटर डोसा खा लो, टमाटर डोसा बड़ी नई चीज है भैया। आइए खाइए और घर भी ले जाइए, सिर्फ 50 रुपए। टमाटर डोसा? न जाने बाजार में क्या नई नई चीजें आ गई हैं। वैसे स्वाद तो चखना ही चाहिए। कुछ ही देर में ग्राहकों की भीड़ उसके पास आने लगी। अर्जुन गल्ला संभालता और बैठकर ग्राहकों को आवाज देता, तो वहीं रोहिणी डोसा बनाकर सबको परोसती। ऐसे ही उसका वक्त बदलने लगा। अब उनकी हर रोज अच्छी कमाई होने लगी। लोग रोहिणी को टमाटर डोसा वाली के नाम से जानने लगे। कुछ साल बाद उसने खुद का घर ले लिया और ठेले की जगह अब अपनी दुकान खरीदकर उससे टमाटर के डोसे बनाकर बेचने लगी। अर्जुन, अब हमारे पास घर, पैसा, दुकान सब कुछ है। चलो अब एक बार घर वालों से मिलकर आते हैं। आखिर है तो वो हमारा परिवार ही। वो दोनों घर पहुंचे तो उन्होंने देखा बूढ़ी शकुंतला घर का काम कर रही है। अंजलि के सीढ़ियों से गिरने से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, इसलिए वो अब बिस्तर पर पड़ी है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए मांगे हैं, जो हरीश के पास नहीं है, क्योंकि उसका काम भी छूट चुका है। अर्जुन को देखकर सबकी आंखें भर आईं। शकुंतला ने उन दोनों को सीने से लगा लिया। फिर अंजलि बोली, रोहिणी, बहुत देर कर दी तुम दोनों ने आने में। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, लेकिन तुम्हारा कहीं पता नहीं चला। लेकिन दीदी, ये सब हुआ कैसे? बस यूं समझ लो तुम्हारा दिल दुखाने की सजा मिली है। अब तुम मुझे माफ कर दो, ताकि दिल पर बोझ लेकर न मर जाओ। ऐसा मत बोलो दीदी, हमें पहले ये सब पता होता तो हम जल्दी ही यहाँ आ जाते। रोहिणी ने अंजलि का ऑपरेशन करवाया, जिससे वो पूरी तरह ठीक हो गई। इसके बाद रोहिणी का जेठ भी उसकी दुकान में उनकी मदद करने लगा। इस तरह गरीब बहू टमाटर डोसे वाली ने अमीरी का घमंड तोड़ ही दिया। अब सभी लोग रोहिणी और अर्जुन को खूब प्यार करने लगे।